नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। IBN भारत के इस खास बुलेटिन समाचार दुनिया में आपका स्वागत है। आज समाचार दुनिया में होगी दुनिया भर की अहम खबरों की बात, साथ ही होगी कवर स्टोरी पर चर्चा, जिसमें जानेंगे यूपी पंचायत चुनाव में क्या ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव सीधे करेगी जनता। लेकिन सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर नजर। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए बदल सकते हैं नियम। सीधे जनता द्वारा कराए जा सकते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव। भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश। 7 सितंबर से दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो। सफर के लिए जारी हुए दिशा निर्देश। मेट्रो में सफर के लिए खत्म होगा टोकन सिस्टम, स्मार्ट कार्ड से ही कर सकेंगे सफर। विपक्ष के निशाने पर एक बार फिर सरकार। जून तिमाही में जीडीपी में दर्ज हुई 30.9% की गिरावट। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने दिया जवाब, कहा यह अनुमान के मुताबिक। भारत चीन बॉर्डर पर बढ़ा तनाव। दोनों देशों ने तैनात किए टैंक। चीन पर पैनी निगाह रखे हुए है सेना। पैगोंग में खदेड़ा तो चीन ने दी धमकी, कहा 1962 से भी ज्यादा तबाह होगा भारत। चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दी धमकी। झारखंड में आजादी से अब तक सरकारी योजनाओं से वंचित है एक गांव। पेयजल की समस्या झेलने को मजबूर है ग्रामीण। चलने के लिए सड़कें भी नदारद। यूपी के मथुरा में 9 साल की मासूम के साथ बलात्कार के बाद हत्या, सत्य में आक्रोश। डॉक्टर कफील पर हाईकोर्ट का आदेश, एनएच से लगाना गैरकानूनी, तुरंत करें रिहा। इन तमाम अहम खबरों में कुछ खबरों पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले कवर स्टोरी पर करेंगे बात। आज कवर स्टोरी में यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ा एक बड़ा प्रश्न यह है कि क्या लागू होगा नया नियम? क्या सीधे चुनेगी जनता जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव भी ग्राम प्रधानों की ही तरह सीधे जनता से करवाने का भी मन बना लिया है। इसके लिए केंद्रीय पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। एक रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ यूपी की योगी सरकार की मंशा है कि पंचायती चुनाव में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। इसके साथ ही धन बल व बाहुबल की जंजीरों में जकड़े पंचायती चुनाव को मुक्त कराया जा सके, जिसको लेकर यूपी की योगी सरकार जहां 2 बच्चों से ज्यादा होने पर प्रधानी के चुनाव के लिए उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने की मंशा में है, तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में पारदर्शिता आए और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। क्योंकि जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्यों के द्वारा होता है। ऐसे में सदस्यों की खरीद फरोख्त की बातें भी सामने आती हैं। इतना ही नहीं, धनबल के साथ ही बाहुबल का भी जमकर प्रयोग किया जाता है। इसी को देखते हुए अब सरकार जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत का चुनाव भी प्रधानी की तरह जनता द्वारा करवाया जाए, इसकी पूरी तैयारी में जुट गई है। न्यूज डेस्क, IBN भारत। कवर स्टोरी के बाद वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू कराएंगी हमारी सहयोगी प्रिया वाजपेयी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लद्दाख बॉर्डर पर स्थिति लगातार तनावपूर्ण होती जा रही है। भारत और चीन ने अब टैंकों की तैनाती कर दी है। भारत हर मोर्चे पर चीन पर नजर रख रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। भारत और चीन के बॉर्डर पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। 30 अगस्त को पैंगोंग झील इलाके के दक्षिण क्षेत्र में हुई घटना के बाद बातचीत जारी है, लेकिन दोनों ओर से सैन्य मौजूदगी को बढ़ा दिया गया है। अब भारत और चीन ने अपनी अपनी ओर टैंकों की तैनाती कर दी है, जो कि ऐसी जगह मौजूद है जहां से फायरिंग की जा सकती है। चीनी टैंक और सैन्य वाहन पैंगोंग इलाके के काला टॉप माउंटेन क्षेत्र के पास मौजूद हैं। इस इलाके को भारतीय सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल इस इलाके में काला टॉप एक महत्वपूर्ण जगह है, जो लड़ाई के हिसाब से काफ़ी अहम है, लेकिन भारत की स्पेशल फोर्स ने चकमा देते हुए उसी काला टॉप को अपने कब्जे में ले लिया है। अगर भारत की बात करें तो भारतीय सेना ने भी चुशूल और स्पैंगोर्त्सो इलाके में पहले से ही अपने टैंक तैनात कर रखे हैं। भारतीय टैंक जहां पर ताज़ा झड़प हुई थी उसके दक्षिण छोर पर तैनात है। चीन की हर हरकत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने टैंक और आर्टिलरी सपोर्ट को काला टॉप इलाके में बिछाया हुआ है। दूसरी ओर चीन ने भी बड़ी संख्या में बड़े और छोटे टैंक की तैनाती कर दी है।
जो भारतीय रेंज के बिल्कुल पास है। बता दें कि 29-30 अगस्त की रात को हुई ताज़ा झड़प के बाद से ही बॉर्डर पर तनाव की स्थिति है, लेकिन इस मसले को सुलझाने के लिए ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत हो रही है। हालांकि अभी इसका कुछ नतीजा आता हुआ नहीं दिख रहा है। चीन के सैकड़ों जवानों ने पैंगोंग इलाके के दक्षिणी क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया था। इसी बीच भारत ने कालाटॉप हिल को अपने कब्जे में लिया और चीन की हर चालाकी पर नजर गड़ाए हुए है। स्पेशल डेस्क IBN भारत। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद बजाय सुलझने के और भड़कता जा रहा है। एक और चीन अपने घुसपैठ से बाज नहीं आ रहा, तो दूसरी तरफ चीन का सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स भारत को धमकी भरे लेख छाप रहा है। इस लेख के पीछे उसकी क्या मंशा है और क्या चाहता है चीन, इस रिपोर्ट में देखिए। 29 से 30 अगस्त को पैगोंग इलाके में हुई झड़प पर चीन की सरकार और उसका वो मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स बौखला गया है। चीन की पीपल आर्मी की हरकतों पर अंकुश लगाने के कारण चीन बिलबिला पड़ा है। उसके समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने इसी बिलबिलाहट का नजारा पेश करते हुए अपने संपादकीय में भारत को धमकी दे डाली है। उसने अपने संपादकीय में लिखा कि भारत शांति चाहता है तो इसका स्वागत है। अगर भारत किसी भी तरह की चुनौती देना चाहता है तो चीन के पास भारत के मुकाबले ज्यादा हथियार और क्षमता है। अगर भारत सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करना चाहता है तो भारतीय सेना को 1962 में से ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका के समर्थन का जिक्र किया है और इसमें कहा गया है कि भारत को अमेरिका के समर्थन को लेकर किसी भी तरह का भ्रम पालने की जरूरत नहीं है और ना ही 4 देशों के साथ गठबंधन के तहत रणनीति सहयोग बनाने की। चीन भारत का मुद्दा द्विपक्षीय मुद्दा है। अमेरिका सिर्फ शाब्दिक तौर पर भारत का समर्थन कर सकता है। अमेरिका चीन क्षेत्र कब्जाने में भारत की मदद कैसे कर पाएगा? अमेरिकियों के दिमाग में चल रहा है कि भारत और चीन एक दूसरे में व्यस्त रहे ताकि भारत को अमेरिका की चीन को रोकने की रणनीति में अहम मोहरा बनाया जा सके। ग्लोबल टाइम्स ने संपादकीय में लिखा, पैगोंग लेक में हुआ संघर्ष दिखाता है कि भारत ने गलवान घाटी से कोई सबक नहीं लिया है। वो अब भी चीन को उकसाना चाहता है। 2017 में डोकलाम के बाद से भारत चीन सीमा पर तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। चीन भारत सीमा पर विवाद लंबा खिंच सकता है और कई तरह के छोटे बड़े संकट सामान्य बात हो जाएगी। हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स का ये लेख दर्शाता है कि इस विवाद में वह पक्ष साफ है और भारत बेवजह उससे उलझ रहा है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि चीन की नीतियां हड़प नीति है और इसकी मानसिकता विस्तारवादी। ऐसे में ग्लोबल टाइम्स में छपे इस लेख का मतलब साफ है कि चीन दुनिया की नज़र में दिखाना चाहता है कि अमेरिका भारत को चीन से उलझाना चाहता है, जबकि चीन शांति चाहता है, लेकिन भारत और दुनिया उसके इस झांसे में नहीं आने वाले। स्पेशल न्यूज डेस्क IBN भारत। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी के आंकड़ों को लेकर सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है। जून तिमाही की जीडीपी में 23.9% की भारी गिरावट आई है। एक रिपोर्ट देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से अप्रैल से जून इस वित्त वर्ष 2020 से 21 पहली तिमाही जीडीपी में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट आई थी। इस भारी गिरावट पर केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम ने कहा कि यह अनुमान के मुताबिक है क्योंकि अप्रैल से जून के दौरान लॉकडाउन लगा था। उन्होंने कहा कि दूसरी और तीसरी तिमाही में विकास में तेजी आएगी और भारत की इकोनॉमी में वी शेप रिकवरी होगी। भारत ने तिमाही जीडीपी के आंकड़े जब से जारी करने शुरू किए हैं उसमें यह अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। इसके पहले अगर जीडीपी नेगेटिव होने की बात करें तो यह 1980 में हुई थी, जब सालाना जीडीपी में 5.2% की गिरावट आई थी। क्या है वजह? तो आपको बता दें KV सुब्रमण्यम ने कहा कि देश में 2 महीने तक कठोर लॉकडाउन किया गया था, इसके कारण जीडीपी में इतनी भारी गिरावट दर्ज की गई। उन्होंने आगे की बात करते हुए कहा कि अब कोर सेक्टर में सुधार हुआ है, बिजली की खपत बढ़ी है, इसके अलावा मालगाड़ी ट्रैफिक में भी तेजी आई है, ई-वे बिल बढ़े हैं। ये ऐसे संकेत हैं जिससे साफ पता चल रहा है कि आर्थिक गतिविधियों में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना 1 से 1.5 शताब्दी में होने वाली घटना है।
जिसका सामना हम सबको करना है। अप्रैल से जून में भारत में लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर आर्थिक गतिविधियों पर रोक थी। यह आंकड़े अनुमान के मुताबिक ही हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान ब्रिटेन की जीडीपी में भी 20% की गिरावट आई है। स्पेशल न्यूज डेस्क, IBN भारत। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार को अस्पताल में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर करीब 2 बजे नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित शमशान घाट में किया गया। देश की विभिन्न राजनेताओं से लेकर खेल जगत के लोगों ने दी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि। देखें एक रिपोर्ट। प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। मोदी ने लिखा, भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर भारत शोक व्यक्त करता है। उन्होंने हमारे राष्ट्र के विकास पथ पर एक छाप छोड़ी है। वे एक विद्वान स्कॉलर रहे। उन्हें समाज के हर वर्ग ने पसंद किया। मैं 2014 में दिल्ली पहुंचा। पहले ही दिन से मुझे श्री प्रणब मुखर्जी का मार्गदर्शन, समर्थन और आशीर्वाद मिला। मैं हमेशा उनके साथ अपनी बातचीत को संजोकर रखूंगा। उनके परिवार, दोस्तों, प्रशंसकों और पूरे भारत में उनके समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। वहीं बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तीनों सेनाओं के प्रमुख और CDS जनरल विपिन रावत ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रणब मुखर्जी के आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया था। प्रणब मुखर्जी के निधन पर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा ने भी शोक व्यक्त किया है। तीनों क्रिकेटरों के मुताबिक देश ने एक महान नेता खो दिए। देश को T20 और वनडे वर्ल्ड कप जिताने वाले पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी प्रणब दा की मौत पर शोक जताया। गौतम गंभीर ने ट्वीट कर लिखा, देश प्रणब दा को उनके योगदान के लिए हमेशा याद रखेगा। हमारी पूरी IBN भारत की टीम की तरफ से प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि। स्पेशल न्यूज डेस्क, IBN भारत। दुनिया की खबरों के बाद लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखेंगे राज्यों से आज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश दुनिया की अहम खबरों के बाद करेंगे राज्यों की बात। उत्तर प्रदेश और झारखंड में क्या रहा खास, जानते हैं समाचार दुनिया में योगेश पांडे के साथ। राज्यों से आज। गोरखपुर ऑक्सीजन कांड मामले में आरोपी डॉक्टर कफील खान पर हाईकोर्ट ने NSA हटाने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NSA हटाने के आदेश जारी करते हुए डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के डॉक्टर काफिर खान के ऊपर NSA हटाने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NSA हटाने का आदेश जारी करते हुए डॉक्टर काफिर खान को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है। बता दें, डॉक्टर काफिर पर NSA लगाने को चुनौती दी गई थी। डॉक्टर काफिर की मां की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी। दरअसल डॉक्टर काफिर पर नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर भड़काऊ भाषण देने के मामले में NSA के तहत कार्रवाई की गई थी। DM अलीगढ़ ने नफरत फैलाने के आरोप में डॉक्टर काफिर पर NSA लगाया था। पिछले कई महीनों से काफिर खान मथुरा जेल में बंद है। क्या है हाईकोर्ट का आदेश, तो आपको बता दें, अलीगढ़ DM की ओर से 13 फरवरी 2020 को पारित आदेश गैर कानूनी है। काफिर खान को हिरासत में लेने की अवधि का विस्तार भी अवैध है। डॉक्टर काफिर खान को तुरंत रिहा करने का आदेश जारी किया जाता है। आपको बता दें, डॉक्टर काफिर खान की हिरासत को हाल ही में 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई थी। पिछले करीब 6 महीने से NSA के तहत काफिर खान मथुरा की जेल में बंद है। स्पेशल न्यूज डेस्क, IBN भारत। यूपी में योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए अपनी पीठ थपथपाने में लगी है और अपराध है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। यूपी में एक आश्रम संचालक हीरादास और उनके परिजनों की ईंट पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के हरदोई जिले में ट्रिपल मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई।
तड़ियावा थाना क्षेत्र में आश्रम संचालक हीरादास और उनके परिजनों की ईंट पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना के बाद तनाव के माहौल को देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। गांव में ग्राम से बाहर एक परिवार रहता था जिसमें हीरादास, उनकी पत्नी और उनका पुत्र रहते थे। तीनों को सर पे वार किया गया, सर पे वार करके उनकी हत्या की गई है। कमरे में ही उनकी लाशें मिली हैं। पुलिस मौके पर है, मैं भी मौके पर हूँ। पुलिस पूरी पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है और इसमें आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें सर कुछ अभी तक जो जांच में कई सारे बिंदुओं पर जांच की जा रही है। संपत्ति को लेकर, जमीन इनकी थी खेती, उसके लेकर भी विवाद हो सकता है जी। और भी कई एंगल हैं जिन पे जांच की जा रही है। गांव के व्यक्तियों से भी पूछताछ की जा रही है। जितने भी गांव के व्यक्ति हैं, प्रधान हैं, चौकीदार हैं, गांव के अन्य लोग हैं, जिनको जो भी कुछ कहना है वो पुलिस को बता सकते हैं और पुलिस इस घटना को बहुत सीरियसली ले रही है और इस पर जल्द ही हम इसका खुलासा करेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लाख दावों के बाद भी लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हर रोज प्रदेश में गुनहगार बेखौफ घूम रहे हैं। हाल में उत्तर प्रदेश के मथुरा से खबर आई है, जहां की यमुना पार थाना इलाके में बीती रात एक 9 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। एक रिपोर्ट देखिए। को बता दें, इस घटना ने कृष्ण की नगरी को शर्मसार करने का काम किया है। घटना के बाद जहां परिजनों में आक्रोश है, वहीं उन्होंने आरोपियों को सख्त सजा दिए जाने की मांग की है। तो पुलिस ने भी कई टीमों के द्वारा बलात्कारियों को गिरफ्तार करने का प्रयास शुरू कर दिया है। मथुरा के थाना यमुना पार इलाके के गांव देरहुआ के रहने वाली नाबालिग 9 साल की मासूम की बच्ची की कल रात अपनी सहेली के साथ गांव की ही दुकान पर सामान लेने गई थी, जिसके बाद जब वह वापस घर नहीं लौटी तो परिजनों ने देर रात तक उसकी तलाश की, लेकिन तलाश के बावजूद बच्ची का कुछ पता नहीं चला। तो पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद पुलिस ने भी खोजबीन शुरू कर दी, मगर कोई सुराग नहीं मिला। घटना की जानकारी लगते ही एसएसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जहां मामले की जांच पड़ताल करते हुए कई टीमें बलात्कारियों की गिरफ्तारी के लिए भेजी गई हैं और परिजनों को इंसाफ दिए जाने की बात कही गई है। स्पेशल न्यूज डेस्क IBN भारत। मेरी भतीजी के साथ बलात्कार हुआ था, बनवारी में करा था जी। ये बनवारी कौन है? बनवारी है, पड़ोसी हमारा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? डेरुआ के। डेरुआ के। अच्छा, ये कौन सी जगह है? ये घटना यहाँ हुई है खेतों में? ये क्या कहते हैं, एटपराग रास्ता है। अच्छा, तो यहाँ क्या बच्ची को लेके आए, क्या है मामला? जिन्हें साहब दारू वारू पी है यहाँ पे, 4 दिन बाद दारू वारू पी है और यहाँ छुरी के संग बलात्कार किया था। उम्र कितनी होगी लगभग? उम्र 8 साल की। 8 साल की बच्ची है। आपको कैसे पता लगा? कल पता लगा? कब पता लगा? हम तो 8 साढ़े 8 बजे ढूंढ रहे थे उसको। ठीक है, आज शाम को, आज रात को जो गई है, बीती हुई रात, कल रात को ढूंढ रहे थे 8 साढ़े 8 बजे। अच्छा। मथुरा के थाना जमुना पार से विगत रात्रि 12:30 के आसपास देरुआ गांव से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 9 वर्षीय बालिका जो शाम को अपने ही पड़ोस की एक और बच्ची के साथ दुकान पर कुछ खरीदने के लिए गई थी, वहां से तब से नहीं लौटी है। इस सूचना पर तत्काल थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। CO साहब की अध्यक्षता में पूरी पुलिस टीम के द्वारा सर्च और ऑपरेशन चलाया गया। पूरी रात्रि बच्ची की तलाश की गई। अनफॉर्चुनेटली आज सुबह बच्ची की जो डेड बॉडी है वो गांव के ही बाहर खेतों में बरामद हुई है। तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। डॉक्टर के पैनल से वीडियोग्राफी के तहत पोस्टमार्टम कराए जाने का निर्देश दिया गया है। परिजनों द्वारा अपनी तहरीर में पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति जो कि दूसरी बच्ची का जो मामा है उसको नामजद किया गया, उसके द्वारा ये घटना कारित करने की बात कही गई है। लगातार पुलिस की टीमें उसकी तलाश में लगी हुई हैं। बहुत जल्द उसको हिरासत में लेकर के अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में पानी की किल्लत से जूझ रहे ग्रामीण सरकारी योजनाओं से भी वंचित हैं। मामला साहेबगंज जिले के धोगड़ा पहाड़ के बीच तलहटी में बसे आदिवासी व आदम जनजाति समुदाय के लोगों से जुड़ा है, जो आजादी के बाद से अब तक पेयजल की समस्याओं से जूझ रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। आजादी के बाद से पेयजल की घोर समस्याओं को झेलते आ रहे साहिबगंज जिले के ग्रामीणों का कहना है कि पीने का पानी 4 किलोमीटर दूर से लेकर आते हैं और आज़ादी के बाद से यह उम्मीद लगाकर निवास कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल यहाँ के लोगों का विकास जरूर होगा। लेकिन लोगों का कहना है कि झारखंड में कई पार्टी की सरकारें आई और चली भी गई,
लेकिन यहाँ की समस्याओं को सुध लेने आज तक कोई नहीं आया। इस गांव में ना ही बिजली है और ना ही चलने के लिए सड़कों की सुविधा। ग्रामीणों ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि यदि इस गांव में कोई बीमार होता है तो उसको 10 किलोमीटर दूर मुख्य मार्ग तक 4 लोगों के सहारे टांग कर ले जाया जाता है। इसके बाद वहां से गाड़ी करके अस्पताल ले जाते हैं। हालांकि इस मूलभूत समस्याओं को लेकर कई बार ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक से लेकर प्रशासन तक को अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई इस समस्या की सुध लेने तक नहीं आया है। सर यहाँ पर समस्या तो यहाँ भंडार है सर। जैसे कि घर, हम लोग का घर नहीं बना है, फिर रोड भी नहीं है ठीक से, फिर बिजली नहीं है, पानी नहीं है। ऐसे हम लोग का जीवन में जो डेली यूज है वही नहीं है सर। कितने दिनों से ये समस्या बनी हुई है? अब तो सर मेरा उम्र कम है, लेकिन मेरा ख्याल से तो ये तो आज़ाद तब जब हुआ तब से होगा। मतलब आज़ादी के 74 साल के बाद ये समस्या बनी हुई है। हाँ ठीक। लेकिन चुनाव के समय झारखंड में जेएमएम की सरकार ने एक मुहिम चलाया था, ठीक है, कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो एक मुहिम चलाया था कि ऐसा कुछ भी पूरा झारखंड में मेरा ऐसा कुछ भी नया समस्या है ना कुछ है, ठीक है। मतलब विकास के नाम पर सरकार ने एक मुहिम चलाया था कि झारखंड में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर हमारे सरकार ने विकास नहीं किया है। सर वो तो पेपर के तौर पर किया होगा सर, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कुछ नहीं है सर। यहाँ पर आके जो भी आप देख लीजिएगा, कोई भी आए प्रशासन वो अपने देख लेगा अपने आंखों से, तब पता चलेगा कि क्या है नहीं है। मतलब पूरी तरह से जो है सरकारी योजना के तहत ये गांव वंचित है। वंचित है सर। आपका नाम? राजेंद्र पाड़िया। परिचय? हम गांव प्रधान। समाचार दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।